सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। इससे पहले आप सभी को और संपूर्ण देशवासियों को स्वदेशी एवं भारतीय उत्पाद के समर्थक, सामाजिक कार्यकर्ता व महान वक्ता श्री राजीव दीक्षित जी की जयंती एवं पुण्यतिथि पे उन्हें कोटि कोटि वंदन और समस्त देशवासियों को हमें सीखने की ज़रूरत है ऐसे महान दिव्य आत्मा से। विशेष करके इनके जो स्वदेशी के जो ज्ञान है, विचार हैं, इनसे ज़रूर सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने भी सीखा। हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी, हमारे अंदर जो स्वदेशी की भावना थी, इन्होंने और प्रबल बना दिया, जिससे हम अपने कार्य को और भी अच्छे तरीके से कार्य करने में सफल बने और प्रेरणा स्रोत हैं। आज जो हज़ारों लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं स्वदेशी के। तो राजीव दीक्षित जी की बात करते हैं, क्योंकि अष्टांग हृदयम के नाम, इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनका नाम जो है अष्टांग हृदयम के नाम के साथ जुड़ गया है जी। जो अष्टांग हृदयम आज जो है लगभग सभी जानते हैं। जो बीएमएस के पहले केवल बीएमएस के डॉक्टर लोग जानते थे और पढ़ते थे कि अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदयम। आज आम आदमी भी पढ़ रहे हैं अष्टांग हृदयम क्या है। हमारे पास पेशेंट आते हैं और जब हमारे पास देखते हैं कि अष्टांग हृदयम, तो कहते हैं भाई जी पलट के देख लो एक बार बस, तो देख लो जी, है ना। और कई बार तो क्या है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हमें मिले कि जो हमारे ग्रंथ जो हम ला करके रखे रहते हैं पढ़ने के लिए, वो लेके चले जाते हैं कि भाई जी हम तो सप्ताह भर देखेंगे बस इसे और पढ़ के दे देंगे, अभी तक देते भी नहीं हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अष्टांग हृदयम के नाम जो है, अष्टांग हृदयम के साथ इनका नाम जुड़ गया है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो श्री राजीव दीक्षित जी का कहना था कि अष्टांग हृदयम पढ़ो। अष्टांग हृदयम हमेशा वो जो भी बातें बोले हैं अपने सूत्रों के आधार पे, तो सब अष्टांग हृदयम के रेफरेंस से बताया। भले उन्होंने रेफरेंस नहीं बताए हो जैसे कि हम बताते हैं, पर इनका हमेशा जो है रहता था कहना कि भागवत ऋषि ने ऐसा कहा, भागवत ऋषि ने ऐसा कहा। तो भागवत ऋषि यानी कि अष्टांग हृदयम में ऐसा लिखा हुआ है, अष्टांग हृदयम में ऐसा। आज वही अष्टांग हृदयम लोग पढ़ रहे हैं, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं केवल क्या है कि अज्ञान में है। तो पहले क्या था कि केवल अष्टांग हृदयम बीएमएस डॉक्टर लोग पढ़ रहे थे, और अब जो क्या है कि सभी आम आदमी भी पढ़ रहा है। इनके प्रेरणा से लोग जानना चाह रहे हैं कि अष्टांग हृदयम क्या है। तो अष्टांग हृदयम क्या है, अष्टांग हृदयम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। तो लोग जो है अष्टांग हृदयम जहाँ भी देखते हैं कि अष्टांग हृदयम, और हमें लगता है कि आप सभी लोग जो भी अभी आप क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी अष्टांग हृदयम की प्रेरणा से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि चलो अष्टांग हृदयम क्लास चल रही है, तो क्यों ना जुड़ा जाए। अष्टांग हृदयम हमने बहुत सुना है ना। तो ये अष्टांग हृदयम क्या है, इसके बारे में भी मैंने पहले क्लास में बताया था कि चिकित्सा के 8 अंग जो बताए गए हैं, तो उसमें से 8 अंग का जो हृदय स्वरूप जो इस ग्रंथ में वर्णन है, यानी कि जो भागवत ऋषि ने लिखा है, तो कहा गया है, भागवत ऋषि ने खुद लिखा है, क्रियते अष्टांग हृदयम नाते संक्षेप विस्तरम, कि मैंने जो अष्टांग हृदयम की रचना किया है ना, बहुत सुंदर किया है। ना ये ज़्यादा विस्तार से कही गई है, ना ज़्यादा ये संक्षेप में है। यानी कि इसमें ऐसा सब कुछ है जो आपको इस कलयुग में ज़रूरत है। इसलिए कहा गया है कि कलौ बागभट नामा, तो यानी कि बागभट को जो है कलयुग का वैद्य कहा गया है ना। तो ऐसा भी कहा गया है। और अष्टांग हृदयम को गीता कहा गया है जी। कैसी गीता, माने इसे जो है अष्टांग हृदयम को कलयुग की गीता, या फिर आप कह सकते हैं आयुर्वेद की गीता कहते हैं लोग, है ना। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो सूत्र है बहुत ही सरल है, बहुत ही सूक्ष्म है, और बहुत ही मतलब पढ़ने योग्य है। कोई भी एक जो है हिंदी पढ़ने वाला भी, जानने वाला भी व्यक्ति पढ़ सकता है। तो ऐसे महान जो है पुरुष का जो है जन्म भारत देश में होता रहता है। और क्या है कि इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि अपना टॉपिक लेना है, लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इनका जो कहना था कि अष्टांग हृदयम पढ़ो, तो सच में आप सभी को अष्टांग हृदयम पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको बीएमएस ज़रूरी नहीं कि बीएमएस आप हैं तभी पढ़ेंगे। तो हमारा तो मानना क्या है कि आम आदमी के लिए भी
जरूरी है। तो जिसे आप ये देखते हैं हमेशा कि हम जो रेफरेंस देते हैं, जैसे देखिए आ हा सु जो है ना, इसका मतलब है अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान अध्याय 11 और सूत्र संख्या 10 में ये बातें कही गई है। तो हमारे जितने भी रेफरेंस हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है ये क्लास जब चलता है तो कहते हैं कि बेवकूफ़ बनाना इनसे कोई सीखे। बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो हमें तो बहुत आप सभी पे गर्व है कि आप सभी लोग जो है अष्टांग हृदयम पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो हमें गर्व होता है कि आप सभी लोग अष्टांग हृदयम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अष्टांग हृदयम जो है शास्त्रोक्त है। इसमें कोई भी ऐसी बातें फेक बातें नहीं लिखी गई है। और चिकित्सा का जो है बहुत चिकित्सा क्षेत्र के जो है सबसे बड़े मैंने इसके पढ़ करके जो है मतलब बीएमएस बनते हैं। तो बताइए कि अष्टांग हृदयम लिखने वाले का क्या डिग्री होगी, है ना, जिन्होंने अष्टांग हृदयम की रचना किया है तो वो WAMS हैं जी, है ना, कि राइटर ऑफ अष्टांग हृदयम, है ना। लोग बीएमएस बनते हैं इसको पढ़ करके, जिन्होंने रचना किया है वो बीएमएस से भी बढ़ के हैं, वो WAMS है। तो भागवत ऋषि WAMS है ना, इसलिए मैं लिखता भी हूँ कई बार कि ये WAMS है ना, राइटर ऑफ अष्टांग हृदयम, है ना। तो चलिए आज हम जो है क्या है कि श्री राजू दीक्षित जी की प्रेरणा से ही, इनके ही आशीर्वाद से आज की क्लास आरंभ करते हैं। तो अभी जो है आप सभी को जो है मास धातु का परिचय मैं बता रहा हूँ। आज बहुत कम साथी लोग जुड़े हैं, शायद इसलिए कि शनिवार है या रविवार है। मैंने तो लिंक भेज दिया है तो जुड़ना चाहिए था सभी को, लेकिन नहीं जुड़े हैं। खैर कोई बात नहीं, सुन लेंगे वीडियो। तो क्या है कि शनिवार हो चाहे रविवार हो लिंक भेज देते हैं तो जुड़ जाएं सभी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था एक दिन क्लास नहीं हो पाया था, इसलिए कम से कम सप्ताह में 5 दिन क्लास होना है, निश्चित है, तभी अपने क्लास आगे बढ़ पाएगा। तो चलिए अभी जो है हम बता रहे हैं आपको मास धातु का परिचय। मैंने कुछ बताया था कल, और मास धातु का कार्य बताया था, और मास धातु का निर्माण कैसे हो रहा है इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो हमें लगता है ये टॉपिक कवर हो गया था, फिर भी मैं कुछ कुछ कह देता हूँ। तो जैसे मास धातु के बारे में कहा गया था कि जब रक्त जब अपने उष्मा द्वारा परिपक्व हो जाता है, यानी कि रक्त अग्नि की जब क्रिया होती है तब मांस निर्माण अंश तैयार होता है, और वायु द्वारा जब घन हो जाता है और मांस अग्नि की क्रिया होती है तो पूर्ण रूप से जो है मांस कहलाता है। तो हम ये इस चार्ट में अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले जठर अग्नि की क्रिया हुई, इसके बाद जो है रस अग्नि की क्रिया हुई तो रस धातु बना, और इस रस धातु पे जब क्या है कि रस धातु की क्रिया हुई तभी जो है रक्त निर्माण अंश बना, और रक्त अग्नि की क्रिया हुई तो सूक्ष्म भाग में मांस निर्माण अंश बना, इस पे मांस अग्नि की क्रिया हुई, और इसके बाद जो है मांस धातु बना, और आगे मेद निर्माण अंश भी बना। अब इसके आगे मैं आपको मेद निर्माण अंश पे मेद अग्नि की क्रिया बताऊंगा, तो अगर टॉपिक अगली धातु में। तो आज हम पढ़ेंगे मांस धातु के क्षय के लक्षण, है ना जी। तो आज का टॉपिक यहाँ से शुरू है, मांस धातु के क्षय के लक्षण, अर्थात मांस धातु जब क्षय हो जाता है तो क्या क्या प्रकट होता है, और मतलब क्या क्या रोग होता है, और मांस धातु का जब वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है मांस, तब क्या क्या होता है, क्या क्या समस्या होता है, क्या क्या लक्षण होता है, ये सब बताएंगे। देखिए लक्षण प्रकट होना अलग बात है, समस्या हो जाना अलग बात है। जैसे हर एक दुबला व्यक्ति रोगी नहीं होता है, या हर एक मोटा व्यक्ति रोगी नहीं होता है। तो इसलिए क्या है कि उसकी प्रकृति भी कहलाती है ना। अगर प्रकृति उसकी बात की है तो स्वाभाविक रूप से पतला होगा, और अगर कफ की है तो मोटा होगा। पर कई बार जो है ये अपने अपने प्रकृति में रहते हुए निरोग रहते हैं, तो ये भी हमें समझना चाहिए। तो मांस धातु का क्षय वृद्धि बताएंगे, और इसके लक्षण बताएंगे कि मांस धातु के क्षय के लक्षण, मांस धातु के वृद्धि के लक्षण, और एक टॉपिक हमने जोड़ा है मांस सार पुरुष के लक्षण, कि जब कोई व्यक्ति मांस सार पुरुष यानी कि उस धातु से पुष्ट व्यक्ति मिलेंगे तो उसका क्या क्या लक्षण होंगे। तो ये भी आज के टॉपिक में रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं। तो कोई भी साथी यहाँ से पढ़िए मांस धातु के क्षय के लक्षण। पढ़िए।
मांस धातु का क्षय होने से शरीर में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। मांस क्षय विशेषण स्फिक्निवेदर्शुष्कता। चरक ने बताया कि मांस के क्षय होने पर विशेष रूप से स्किफ नितंब प्रदेश शुष्कता आ जाती है। हाँ देखिए, मांस धातु का क्षय का लक्षण हम देख रहे हैं तो क्या आ जाती है जी कि मांस धातु के क्षय होने पर नितंब में यानी कि बैक साइड है ना, बैक में नितंब जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे ग्रीवा में, गर्दन में और उदर में शुष्कता आ जाती है यानी कि ड्राइनेस आ जाता है। आप देखिए, मैं आपको इस सूत्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे बताया गया है कि कोई व्यक्ति मांस क्षय है यानी कि दुबला पतला होगा, लेकिन दुबला पतला रहते हुए भी अगर किसी के गर्दन पे और पेट में और नितंब अगर यहाँ पे ड्राइनेस नहीं है तो समझिएगा मांस धातु का क्षय नहीं हुआ है। मतलब एक कहिए कि वो क्या है कि सामान्य व्यक्ति है, भले कितना भी दुबला पतला हो, है ना, उसके प्रकृति के आधार पे रहेगा ना कि उसकी प्रकृति। अब जैसे देखते हैं कि दुबला पतला कोई होता है तो उसकी जन्म प्रकृति हो सकता है इसका जन्म जनवरी में रहा हो, फरवरी में रहा हो, खास करके जनवरी, फरवरी या दिसंबर कुछ ऐसा एंड में रहा हो, तब जा करके क्या होगा, उसकी बात प्रकृति बन जाएगी और बात प्रकृति बनने से वो दुबलापन ज़्यादा रहेगा, है ना, वो दुबला रहेगा। क्यों? क्योंकि बात प्रकृति बन गई है। तो मांस धातु का क्षय होने से शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे? तो मांस धातु के क्षय होने पे अगर किसी का क्षय है तब जो है उसके नितंब में और ग्रीवा, गर्दन में और उधर पेट पे जो है शुष्कता यानी ड्राइनेस होगा, यानी कि किसी का पेट देख करके आप बता सकते हैं कि उसका मांस धातु का क्षय है कि नहीं है। तो उदर परीक्षण इसलिए किया जाता है कि दुबला तो है तो क्या उसके जो है उदर पे शुष्कता है, ड्राइनेस है, अगर नहीं है तब जो है उसका मांस धातु का क्षय नहीं है, मतलब नहीं माना जाएगा, उसकी प्रकृति है, इस कारण से वो पतला है। ठीक है, तो ये भी क्या है कि समझने की बात थी। आगे है सुश्रुत ऋषि ने क्या कहा, ये कहे। सुश्रुत ने मांस क्षय होने से शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का विशद वर्णन किया है। इनके अनुसार मांस क्षीण होने पर स्किप, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, जनेंद्रिय, ऊरु, वक्ष, पिंडिका, पिंडलियां, उदर एवं ग्रीवा में शुष्कता आ जाती है। शरीर में रुक्षता, तोंद, सर्वांग पीड़ा, धमनियों में शिथिलता भी उत्पन्न हो जाती है। मांस क्षय की अवस्था में हृदय की पेशियां अपना कार्य सम्यक प्रकार से नहीं कर पाती हैं, अतएव शरीर का रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यही आयुर्वेदोक्त धमनी शैथिल्य है। यही आयुर्वेदोक्त धमनी शैथिल्य है जी, शैथिल्य, धमनी शिथिलता। पहले भी मैंने बताया था, रक्त धातु का जब क्षय हो जाता है तो बताइए, जब रक्त धातु का क्षय होगा तब क्या होगा, मांस धातु का भी क्षय हो जाएगा, तब क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो यही तो बात पहले भी बताया था, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा जब रक्त धातु का ही क्षय हो जाएगा, तब मांस धातु भी क्षय हो जाएगा, है ना। पहले तो रस धातु क्षय होगा तभी रक्त धातु क्षय हो सकता है, या सीधा भी रक्त धातु क्षय हो सकता है ना, और या फिर सीधा भी मांस धातु क्षय हो सकता है। मान लीजिए कि अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका रक्त धातु निकल गया, रक्त निकल गया, तो रक्त धातु का क्षय हुआ ना। और दूसरा है कि दोषज, ये तो अगंतुज था, अगर दोषज होगा कि अगर उसका रस धातु अच्छा नहीं बन रहा है तो रक्त धातु अच्छा नहीं बनेगा, तो रस धातु के क्षय होने से रक्त धातु का भी क्षय हो जाता है, और जब रक्त धातु क्षय होगा तो मांस धातु का भी क्षय हो जाएगा। तो रक्त धातु के क्षय में भी ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, और मांस धातु के क्षय होने पर भी ब्लड प्रेशर, है ना, लो हो जाएगा, कम हो जाता है। यही धमनी शैथिल्य है। तो धमनी शैथिल्य जो लास्ट में चरक ऋषि ने लिखा है, सुश्रुत ऋषि ने भी लिखा है, तो धमनी शैथिल्यम च,
है ना, ये क्या है, तो इसके बारे में भी मैं कहूँगा। इससे पहले देखिए क्या लिखा गया है, गात्रानाम सदनम, इसका मतलब क्या होता है, गात्रानाम सदनम, इसका मतलब होता है दुर्बलता। दुर्बलता, मांस धातु का क्षय होने से क्या कहलाता है जी, गात्रानाम सदनम, इसको कहा गया है दुर्बलता, डेबिलिटी, ये है जी, है ना, दुर्बलता। तो दुर्बलता को ही गात्रा नाम सदनम कहा गया है जी शास्त्रों में, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए। तो और देखिए क्या कहा गया है, सुश्रुत ऋषि ने क्या लिखा है कि मांस के क्षय होने पे क्या है कि जो प्रभाव होंगे वो क्या होंगे, तो इसका जो है वर्णन जो है विस्तार से क्या क्या लिखा है। तो जो नितंब है ना, और जो गला टेम्पोरल रीजन है, ओष्ठ है, उपस्थ यानी जनन इंद्रिय हैं, ऊरु यानी कि जंघा है ना, वक्ष छाती है ना, और पिंडलियां हैं, और उदर है, और ग्रीवा है, यहाँ पे शुष्कता आ जाती है, ड्राइनेस हो जाएगा, होठ भी सूखेंगे। देखिए यहाँ पे होठ का भी वर्णन है। इससे पहले मैं आपको चरक सूत्र बता रहा था, अब जो है सुश्रुत सूत्र बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पे जो है क्या बताया गया है कि जनन इंद्रियों में भी ड्राइनेस हो जाएंगे, होठ भी सूखेंगे, और आपका नाभि भी, आप उदर भी सूखेंगे, और इस प्रकार से और भी चीज़ें, यहाँ तक तो बालों में भी ड्राइनेस आ ही जाती हैं, है ना। तो शरीर में रुक्षता, अगर मांस धातु का क्षय हो जाता है तो शरीर में रुक्षता आ जाएगी, है ना। और आया है तोद, देखिए शरीर में रुक्षता और तोद, तो तोद मतलब क्या है, तोद मतलब तोंद नहीं होता है, तोद मतलब होता है पेन, चुभन होता है जी, ठीक है। तो शरीर में रुक्षता आ जाएगी और चुभन होगा, है ना, चुभन होगा। देखिए ये चुभन होगा, तीसरे नंबर में जो लिखा गया है, तो पेन होगा, एक प्रकार का चुभन, चुभने जैसी पीड़ा होना, ठीक है। तो इस प्रकार से अब पूरे शरीर में सर्वांग पीड़ा होना, धमनियों में शिथिलता उत्पन्न हो, जिसे कहा गया है ब्लड प्रेशर लो हो जाना, है ना, शिथिलता उत्पन्न, मांस क्षय की अवस्था में हृदय की पेशियां अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती है, इसलिए ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, यही आयुर्वेदोक्त धमनी शिथिल्य। तो ये हो गया सुश्रुत सूत्र हो गया। अब अष्टांग हृदय सूत्र पढ़िए। अष्टांग हृदय कार ने मांस क्षय की अवस्था में अक्ष, ग्लानि, इंद्रियों में दुर्बलता, गंड, इसकी प्रदेश में सूक्ष्मता तथा संधियों में वेदना होना बताया है। तो अष्टांग हृदयकार ने, भागवत ने क्या बताया है, तो मांस क्षय की अवस्था में अक्ष, ग्लानि, इंद्रियों में दुर्बलता, आंखों में भी ड्राइनेस आएगा जी, आंखों में भी ड्राइनेस आ जाता है। तो अक्ष ग्लानि पहला आया है, मांस क्षय अक्ष ग्लानि, गंड, तो पहला है अक्ष ग्लानि, यहाँ पे इंद्रियों की दुर्बलता, यहाँ तक कि आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीवा हो गया, त्वचा, तो सभी में क्या है, अक्ष ग्लानि से यहाँ पे इंद्रियों की दुर्बलता को बताया है। यहाँ पे इंद्रियों में विशेष रूप से जो अक्ष है, आँख है, इसलिए क्या है यहाँ पे अक्ष ग्लानि लिखा है। तो इंद्रियों में दुर्बलता, है ना, और साथ में लिखा है कि शुष्कता तो आ ही जाती है, ड्राइनेस आ जाता है, और संधियों में वेदना, जब शुष्कता आती है और वेदना संधियों में, मतलब जॉइंट पेन, और जैसे मांस क्षय हो जाता है तो दुबला पतला होने से हड्डियों में क्या है कि आवाज़ आएगी, घुटना जो है कमज़ोर होगा, ठीक है। तो संधियों में वेदना होना बताया गया है जी, संधियों में वेदना, तो जॉइंट पेन होता है, और कहीं भी हाथ पैर के संधियों, विशेष रूप से तो जो नी है उसमें पेन होता है। तो ये तो होता ही है क्योंकि मांस धातु का क्षय है, ठीक है। तो क्षय होने से जो है क्या है कि रस का भी क्षय है, रक्त का भी क्षय है, मांस का भी क्षय है, मेद का भी क्षय है ना। इस कारण से चिकनाई की कमी है, इस कारण से वहाँ पे घर्षण अधिक है, तो क्या है कि वेदना है। इसी प्रकार से वृद्ध भागवत ने भी कहा है, मांस क्षय जो है क्या है कि ये सब गले में, यहाँ पे आए ना कि शुष्कता, तो कहाँ कहाँ शुष्कता होगी जी, तो गंड में यानी कि गले में, है ना, और स्फिग प्रदेश में, और यानी कि
स्फिक प्रदेश में और भी जो बताया गया है कहाँ कहाँ, तो होठ पे, उरु में, वक्ष में, है ना। तो यहाँ जो है रुक्षता आ जाएगी। ठीक है, तो रुक्षता यहाँ पे विशेष रूप से कहीं भी रुक्षता हो वैसे तो, है ना, चाहे आपका जननेंद्रियों में हो, चाहे गले में हो, चाहे उदर में हो, चाहे आपके जो है सिर में भी होता है, जैसे आपने देखा होगा, है ना, सिर में से जब ड्राइनेस उत्पन्न होता है तो सिर में भी, है ना, बालों की भी ऐसा आता है, वाइट निकल के रूसी सा, है ना, इसको डैंड्रफ के रूप में हम जानते हैं। तो बात का रुक्ष गुण बढ़ जाने से, मांस का क्षय हो जाने से विशेष रूप से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है संधियों में पीड़ा ही बताया गया, धमनी शिथिल, सभी जो है शास्त्रों में यही बताया गया है कि आपका जो है रुक्षता आ जाएगी और पेन होगा, चुभन होगा, रुक्षता, अक्षगलानी, संधि स्फोटन, संधियों में पीड़ा, है ना, संधियों में से आवाज आना, है ना, जॉइंट नी पेन, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से अब पढ़िए। अच्छा ठीक है, इसमें जो है जो बताया गया है मांस धातु के क्षय के लक्षण, तो यहाँ पे 7 प्रमुख लक्षण, है ना, हिंदी इंग्लिश में लिखा गया है। तो पहला है स्फिक ग्रीवा उदर शुष्कता, यानी कि नितंब, बटक, नेक और एब्डोमन, और भी कहीं भी अदर बॉडी ऑर्गन्स भी हो सकता है ना, जैसे होठ वगैरह भी हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं, पर विशेष रूप से बटक, नेक, एब्डोमन में बताया गया शुष्कता आएगी, ड्राइनेस आएगा, रुक्षता आएगी, चुभन होगा, दुर्बलता आएगी, धमनी शैथिल्य, अक्षय गलानी और संधि वेदना, यही है ना, शास्त्रों में यही बताया गया है। तो ये हो गया लक्षण। अब जानते हैं वृद्धि के लक्षण। ये क्षय का लक्षण था अभी जो हमने पढ़ा, अब जानते हैं वृद्धि के लक्षण। तो सुश्रुत ऋषि ने क्या कहा है, यहाँ से पढ़िए। महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि मांस की अतिवृद्धि स्फीग, गंड, ओष्ठ, उपास्थ, उरु प्रदेश, बाहु एवं जंघा में अतिवृद्धि तथा शरीर में भारीपन उत्पन्न करता है। मांस क्षय से शरीर में दिखने वाले लक्षणों के विपरीत लक्षण मांस की अतिवृद्धि में दृष्टिगोचर होते हैं। बढ़ी हुई मांस धातु गंड, गलगंड, गंडमाला, अर्बुद एवं ग्रंथि में शोथ उत्पन्न करती है। गंड प्रदेश, उरु तथा उदर में वृद्धि मोटापा लाती है तथा कंठादि में अभिमास्ता टॉन्सिल्स को उत्पन्न करती है। टॉन्सिल्स को उत्पन्न करते हैं। देखिए महर्षि सुश्रुत सूत्र में क्या बताया, सुश्रुत सूत्र यह है जी कि महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि मांस की अति वृद्धि, जब मांस धातु की वृद्धि होगी तब क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, रस धातु की वृद्धि होगी, रक्त की वृद्धि होगी, फिर मांस की वृद्धि होगी। तो क्या है कि मांस की वृद्धि क्यों हुई है जी, क्योंकि हो सकता है पहले की धातुओं की वृद्धि हुई है, इसलिए अन्य धातुओं की वृद्धि हो जाएगी। अगर पहले देखिए, पहले रस है फिर रक्त है, तो अगर रस की वृद्धि हुई तो अन्य आगे के जितने भी धातु हैं तो सबकी वृद्धि है, और यदि पहले की क्षय है तो सभी की धातुओं की क्षय, इसके उत्तर में जो भी धातु है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मांस की वृद्धि, आप सोच रहे हैं कि मांस की वृद्धि हुआ, क्षय हुआ है, तो हो सकता है कि रस रक्त ठीक होंगे, है ना, रस रक्त ठीक होंगे, अकेला केवल क्या है, मांस का ही क्षय या वृद्धि होगा। तो देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं मांस धातु के वृद्धि के लक्षण, तो हो सकता है कि मांस धातु की अग्नि मंद है, बाकी रस रक्त का ठीक होगा, लेकिन मांस का मंद है, तब मांस का मंद है तो आगे मेद का भी मंद रहेगा, अस्थि मज्जा शुक्र का भी मंद रहेगा। तो मांस के वृद्धि के लक्षण तो क्या है, लक्षण ये पढ़ेंगे, लेकिन वृद्धि क्यों हुआ है, क्योंकि मांसगत अग्नि, मांस धातुगत अग्नि जो है मंद है ना, मांस धातुगत अग्नि मंद है, इसलिए क्या है कि मांस धातु की वृद्धि हुई है। इस कारण से क्या क्या लक्षण आएंगे, तो नितंब में, बटक में और नेक में, ड्राई और होठ में, उपस्थ जननेंद्रियों में, उरु प्रदेश में, जो हमने पहले देखा है कि जहाँ जहाँ पहले क्षय हो गया था अब वहाँ वहाँ वृद्धि होगा। बाहु में, है ना, भुजाओं में और जंघाओं, उरुओं में, है ना, जंघाओं में,
अति वृद्धि तथा शरीर में भारीपन उत्पन्न करता है जी। ये सब क्या होंगे? भारी भरकम हो जाएंगे। क्या क्या? तो नितंब, गर्दन, कई देखे होंगे कई सारे का गर्दन जो है पूरा जो है लटका हुआ रहता है पूरा, है ना, तो कुछ अजीब सा रहता है क्योंकि उनका पूरा भरा गला जो है भरा रहता है ना, मांस से। तो इसको कहते हैं मांस के अति वृद्धि हो गया, मांस धातु की वृद्धि हो गया, तब क्या होता है? नितंब और गंड, गले, और होठ, होठ भी कई को देखो बहुत मोटा रहता है ना। इसी प्रकार से जनन इंद्रियां, ऊरु यानी कि जंघा, है ना, इस प्रकार से बाहु वगैरह जो है अच्छा जो है भारी भरकम होता है। तो ये मांस धातु की वृद्धि है, क्योंकि इससे पहले रस धातु की वृद्धि और रक्त धातु की वृद्धि हुआ, इसलिए मांस की भी वृद्धि हो गया। या फिर सीधा रस रक्त ठीक होगा, मांस का वृद्धि होगा। तो मांस के क्षय से दिखने वाले लक्षणों के विपरीत जी, है ना, कि हमने मांस क्षय में जो देखा है उसके ठीक विपरीत मांस वृद्धि में देखेगा। मांस क्षय में क्या था? ये सभी में ड्राइनेस था, और ये सभी क्या थे? मतलब क्या है कि जैसे होठ थे तो होठ पतले थे, है ना, गला, गला क्या है कि मतलब छोटे थे, पतले थे, लेकिन यहाँ पे सब मोटे हैं जी, है ना। अति वृद्धि, मांस की अति वृद्धि में मतलब कि दिखते हैं ये सभी। तो बढ़ी हुई मांस धातु जो है क्या क्या उत्पन्न करती है? तो उदर में मोटापा लाती है ना, पेट बाहर आता है ना, और गल प्रदेश, उरु प्रदेश, है ना, गले हो चाहे उरु जंघा हो, पेट हो, ये सब क्या है? मोटापा लाती है। और कंठ आदि में जो, कंठ आदि में भी टॉन्सिल को उत्पन्न करता है। और क्या आया है इसमें? आया है 2-3 बीमारी का नभी नाम आया है कि मांस धातु गंड, अर्बुद, ग्रंथि में शोथ उत्पन्न करता है। ये 3 प्रमुख बीमारी, आपने नाम सुना होगा, गंडमाला या गलगंड। ये दोनों वैसे तो गले से संबंधित बीमारी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये मैं बताऊंगा आपको। कल हम पढ़ेंगे इसी के बारे में, है ना, कि मांस धातु की विकृति से उत्पन्न 15 प्रमुख रोग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बढ़ी हुई मांस धातु क्या करता है जी? गलगंड उत्पन्न करता है, गंडमाला। तो गलगंड मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। गलगंड क्या होता है कि साधारण सूजन होता है गले भर में पूरा, लेकिन गंडमाला क्या है? गंडमाला में रोगी क्या है कि उसके गले में एक माला के आकार, माला के जैसे लगेगा कि माला पहना हो, है ना, माला पहना हो, फूलों की माला पहना हो। तो ऊपर में नहीं बल्कि नीचे में, यहाँ पे सूजन होगा, है ना। और गलगंड में क्या है जी? पूरा गला, मतलब कि इस प्रकार से ऊपर का सूजन रहेगा, नीचे सूजन इधर। लेकिन गंडमाला में क्या है कि इस प्रकार से गले के निचले भाग में, जैसे इतना है ना, हमारे यहाँ पे 4 अंगुल है ना, फर्क होता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो गले क्या है, गर्दन क्या है जी? 4 अंगुल हम कह सकते हैं कि गले और इस प्रकार से शरीर में मतलब 4 अंगुल का फर्क है। तो जब निचले भाग में जो है एक माला के नीचे नीचे केवल क्या है कि ये सूजन आती है, तो इसको गंडमाला कहते हैं। इसकी चिकित्सा अलग है, ये अलग कहलाती है। गल एक है गल गंड, तो ये अलग है। और अर्बुद क्या है जी? तो अर्बुद तो ट्यूमर कहलाया, है ना, ट्यूमर कहलाया, है ना। ग्रंथि क्या है जी? तो सिस्ट कहलाया, है ना। तो देखेंगे इसके बारे में। तो पहले पढ़ लेते हैं अष्टांग हृदय सूत्र क्या है, पढ़िए ये बढ़ी हुई मांस। पढ़िए। बढ़ी हुई मांस धातु गलकंड, गंडमाला, अबुर्द, ग्रंथि रोग, तालु रोग, जिह्वा रोग, कंठ रोग आदि को उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त स्फिग, गंड, ओष्ठ, बाहु, उदर, उरु, जंघा में भारीपन एवं वृद्धि के साथ प्रायः कफ एवं रक्त विकारों के लक्षण भी प्रकट होते हैं। हाँ, तो बढ़ी हुई मांस धातु देखिए आ गया ना यहाँ पे, गल गंड, गंडमाला, अर्बुद, ग्रंथि रोग, तालु रोग, जिह्वा रोग, कंठ रोग, ये सब उत्पन्न करता है ये। जिह्वा रोग, तालु रोग, कंठ रोग और ग्रंथि रोग, अर्बुद रोग। तो अर्बुद अलग है ना, ट्यूमर अलग होता है, सिस्ट अलग होता है। इसके बारे में, इसकी चिकित्सा भी मैं आप सभी को बताऊंगा, है ना, कि कब जो है मांसपाचक देना है, कब मेदपाचक देना है।
तो हम तो कल से या नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे मांस पाचक के बारे में। मांस धातु की अग्नि बढ़ाने के लिए मांस पाचक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हर एक धातु का जो है अग्नि बढ़ाने के लिए एक एक पाचक का जो है विधान है ना, एक एक पाचक का जो है निर्माण बताया गया है भागवत चरक में। तो ग्रंथि रोग, अर्बुद रोग, गंडमाला, गंडगल, गलगंड मांस धातु है ना विकृत होने से होता है। इसके अतिरिक्त ये वृद्धि होने से होता है। इसके अतिरिक्त नितंब, गला हो, ओष्ठ, बाहु, उदर, उरु है ना, थाई वगैरह है ना, जंघा वगैरह, ये समय भारीपन वृद्धि के साथ प्राय कफ एवं रक्त विकारों के लक्षणों को प्रकट करते हैं। तो क्या है कि ये सभी वृद्धि अब भारी हो जाते हैं जी, है ना, ये सभी जो बताया गया है, गला हो चाहे नितंब हो, है ना, इस प्रकार से। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या मांस वृद्धि के लक्षण क्या क्या हैं जी, हिंदी इंग्लिश में देख लेते हैं। तो गुरु गात्रता यानी कि हैवीनेस, पूरा बॉडी क्या है भारीपन होगा, है ना। और गल गंड है ना, यहाँ पे पूरा रूप से जो है गले का पूरा जो है ना सूजन आ जाना, है ना। अर्बुद यानी कि ट्यूमर हो गया। ग्रंथि यानी कि सिस्ट हो गया, सिस्ट ग्रोथ, ये अलग चीज़ हो जाता है। दोनों में अंतर मैं करूँगा, जल्द ही बताएंगे आप सभी को। तो ग्रंथि अर्बुद हो गया, ग्रंथि हो गया। गंडमाला है ना, ये क्या है कि गले में जो है एक माला की तरह, मतलब ऐसा होता है ना, नीचे नीचे केवल होता है, तब इसको गंडमाला कहते हैं। अधिमांस है ना, और क्या है मांस के ऊपर मांस, तो इसको कहते हैं अधिमांस, यानी कि ओवर ग्रोथ ऑफ मांस, इस प्रकार से हम जानते हैं। तो मांस धातु के बाकी 15 प्रमुख रोगों के बारे में चरक ऋषि ने लिखा है, इसके बारे में कल हम जानकारी देंगे। इससे पहले और भी मांस धातु के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मांस धातु के 6 वृद्धि के लक्षण में आप कह देता हूँ कि 6 में हमने देखा कि नितंब, स्फिग मतलब स्फिग क्या है जी, नितंब है, बटक है। ग्रीवा यानी कि नेक हो गया, उदर यानी कि एब्डोमेन में शुष्कता आ जाएगी, और ये सब जो है क्या है सिकुड़ जाएंगे, पिचक जाएंगे जी जैसे, है ना। और ये गले में, होठ में, जननेंद्रियों में, है ना, उरुओं में, वक्ष पिंडलियों में शुष्कता आ जाएगी, और चुभन होगा, तोद चुभन होगा, है ना। और धमनी शिथिल यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, है ना, और पतले हैं ना इसलिए लो होगा। अक्ष ग्लानि, इंद्रियों की जो है शिथिलता हो जाएगी। संधि वेदना, ये इस प्रकार से लक्षण, ये शॉर्ट में कहलाया जी, है ना। मांस 6 के लक्षण। अब है मांस वृद्धि के लक्षण। तो नितंब में यानी कि बटक में, गले में, होठ में, जननेंद्रियों में, उरुओं में, बाहु, जंघा आदि में वृद्धि हो जाएगी। और शरीर में भारीपन, शरीर में गौरव, तो गौरव मतलब भारीपन हो जाते हैं। और कंठ आदि में आधी मांसता, है ना। गंडमाला होगा, गलगंड होगा, है ना, अर्बुद होगा, ग्रंथि होगा, तालु रोग, जिह्वा रोग, कंठ रोग, प्रायः कफ एवं रक्त विकार के लक्षण प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से मांस वृद्धि के लक्षण, है ना, एक शॉर्ट में हमने रख दिया है। अब हम जानते हैं कि मांससार पुरुष के लक्षण, कि जब कोई व्यक्ति सच में वृद्धि नहीं हुआ है ना, मतलब ना क्षय हुआ है ना वृद्धि हुआ है, वृद्धि तो बेकार हुआ, लेकिन मांससार अगर उचित वृद्धि हुआ है, मतलब क्या है कि जो भी बना है उसका मांस बना है वो 100% प्योर बना है ना, मतलब फूला नहीं है उसका, बल्कि उसका शरीर जो मसल्स जो है अच्छा है, मतलब है ना, गठीला शरीर है। तो ऐसे मांससार पुरुष के लक्षण क्या होंगे? तो चरक ने मांससार, यहाँ से पढ़िए कोई भी। चरक ने मांस की शरीर में शुद्धता होने पर पुरुष के संग कृकाटिका, ग्रीवा के पीछे का भाग, नेत्र, गंड, हनु, ग्रीवा, स्कंद, उदर, वक्ष, कच्छ, हस्तपाद की संधि स्थिर, गुरु और शुद्ध मांस धातु से व्याप्त रहती है तथा शरीर में निम्नता नहीं होती आदि लक्षण वर्णित किए गए हैं। जिस पुरुष में मांस रसता सारता होती है उसमें क्षमा, धृति, धैर्य, औल्य, गति, भाषण आदि में स्थिरता, धन, विद्या, सुख, सरलता, आरोग्य, बल एवं दीर्घायु पाई जाती है। तो सुश्रुत के अनुसार हाँ जी, इस ठीक पुरुष है, में छिद्र न हो। ठीक है, मैं बता दूं, समझा देता हूँ। देखिए, चरक ने मांस की शरीर में शुद्धता होने पर, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है कि मांस धातु की वृद्धि होने पे, शुद्धता होने पे, यानी कि उस मांस धातु तो है
वृद्धि है, लेकिन क्या हर एक जिसका पूरा मांस पूरा लटका हुआ है, भरा हुआ है, तो क्या वो मांस धातु शुद्ध है उसका, ये भी देखना होगा। तो भले देखिए, तो इसके बारे में क्या है कि भागवत ऋषि का भी मानना है और सुश्रुत ऋषि का भी मानना है, स्पष्ट मानना है जी, कि मोटे व्यक्ति से ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा श्रेष्ठ दुबले व्यक्ति है। दुबले व्यक्ति वालों के व्यक्ति के लिए खुशखबरी है ना। ऐसा सूत्र है, रेफरेंस है, ये मैं इसी अध्याय में बताऊंगा, मास में ही, क्योंकि मास से टॉपिक से अभी मैं मोटापा का भी है ना, मास में जब मैं बता दूंगा, मोटापा का भी, ओबेसिटी का भी ट्रीटमेंट बताएंगे। तो बताया है कि मतलब क्या है कि मोटापा से बढ़िया दुबलापन मतलब श्रेष्ठ है, उसका कुछ रीज़न भी बताया है। तो क्योंकि मोटे व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाते हैं, दुबले तो कर भी लेंगे, मोटे व्यक्ति चल नहीं पाते हैं, है ना, और अपना भी कार्य इस प्रकार से कुछ है ना, और भी चीज़ें हैं, और ऐसा भी बताया गया है। तो चरक ने मांस की शरीर में शुद्धता होने पर पुरुष के शंख, है ना, ग्रीवा के पीछे भाग क्रिकाटिका, तो इस प्रकार से जानते हैं इसका नाम शंख क्यों रखा है, क्योंकि शंख मर्म होते हैं ना, शंख, ललाट, क्रिकाटिका, अक्षी, गंड, हनु, ग्रीवा, स्कंध, स्कंधो, है ना, उदर, वक्ष। देखिए कितना बड़ा सूत्र है ये, लेकिन आप इसे जो है पढ़ सकते हैं, कितना बड़ा सूत्र है ये, देखिए, है ना, लेकिन आप इसे तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। तो क्या है कि देखिए क्या बताया गया है कि जो शंख मर्म ये होता है, क्रिकाटिका मर्म जो है ग्रीवा के पीछे भाग में क्रिकाटिका मर्म होता है ना। तो ये सब जो है शरीर के कुछ मर्म बिंदु, उसी के आधार पे जो है लिख दिया गया है। तो चरक ने मांस की शरीर में शुद्धता होने पे, यानी कि मांस शुद्ध है, शुद्ध बना है। एक क्या है कि बाजार की फास्ट फूड खा करके और क्या है कि बढ़ा लिया, या फिर प्रोटीन वगैरह ले करके अपना, या फिर और भी चीज़ें हैं आजकल तो बाज़ार में, है ना, जिसको लेकर के मांस यानी कि फुला लेना शरीर को, है ना। तो वो उसकी बात नहीं किया गया है यहाँ पे बात किया गया है कि शरीर में मांस की शुद्धता होने पर पुरुष के शंख, क्रिकाटिका, नेत्र, गला वगैरह, इस प्रकार उदर वगैरह पूरा जो शरीर है ना, शुद्ध मांस धातु से व्याप्त रहती है। तो इस कारण से वो जो है संधि स्थिर रहता है और गुरु रहता है, शुद्ध मांस धातु से व्याप्त रहता है, और शरीर में निम्रता नहीं होती है आदि लक्षण, यानी कि शरीर में ड्राइनेस भी नहीं रहता है ना। और जिस पुरुष में मांस सारता होती है तो उसमें क्या रहता है, क्षमा रहता है, वो क्या है, क्षमाशील होता है, धैर्यवान होता है, और गति भाषण आदि में स्थिरता रहता है, यानी कि बोलने में जो है अस्थिरता रहता है, यानी कि सोच कर बोलता है, और साथ में अस्थिर से बोलता है, उग्र होकर नहीं बोलता है। तो गति भाषण आदि में अस्थिरता, धन विद्या सुख सरलता आरोग्य बल आदि दीर्घायु पाई जाती है। तो ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। मांसाहार पुरुष के लक्षण बताया गया है, तो धनी कहलाते हैं क्योंकि उनका जो पैसा स्वास्थ्य में खर्चा नहीं होता, बीमारी में खर्चा नहीं होता है, इसलिए वो धनी होते हैं। तो विद्यावान होते हैं, मतलब क्या है कि मतलब उनकी जो है पढ़ने की, है ना, सोचने समझने की, धारण करने की क्षमता अधिक होती है। सुख सरलता आरोग्य बल एवं दीर्घायु होती है, तो ये बताया गया है। और कुछ लक्षण जो है चरक ऋषि ने भी बताया, सुश्रुत ने भी बताया है कि सुश्रुत के अनुसार जिस पुरुष में छिद्र ना हो, अर्थात शरीर में कहीं भी न्यूनता ना हो, शून्य छिद्र ना हो मतलब क्या है, न्यूनता ना हो, सभी शरीर भरा हो, इसके अतिरिक्त अस्थि एवं संधि मांस से ढकी हुई एवं मांस से शरीर पुष्ट हो, मांसाहार कहते हैं जी। ये सुश्रुत सूत्र है जी, जिसमें बताया गया मांसाहार पुरुष के लक्षण कि कहीं भी न्यूनता ना हो, ऐसा ना हो कि गले जो है बहुत ज़्यादा, है ना, क्या है कि अंदर की ओर धसी हो, या फिर आँख अंदर की ओर धसा हो, या फिर इसका नितंब धसा हो, या फिर पेट अंदर की ओर हो, छाती अंदर की ओर हो, है ना। इसी प्रकार से सब चीज़ जो है ऐसा बताया गया है कि मांस भरा होनी चाहिए, यानी कि शरीर में कहीं भी न्यूनता नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को मांसाहार पुरुष कहा गया है।
ठीक है। मांसाहार पुरुष के लक्षण है जो कभी क्या है बीमार नहीं पड़ता है, वो क्या है कि सुख सरलता, इस प्रकार से पूरा जो बताया गया है। ठीक है, तो मांसाहार पुरुष के लक्षण। तो आगे है मांस धातु का कुछ कर्म है। वैसे तो आप सभी को बता ही दिया है कि मांस धातु का काम है कि मांस धातु का काम है लेपन का, लेपन करने का, यानी कि जो हड्डियां हैं और भी जो शरीर में अंग है, ऑर्गन्स है, उसको सभी को क्या करना कि एक सुरक्षा प्रदान करना जी, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये भी है। अब देखिए मांस अलग चीज़ है और त्वचा अलग चीज़ है जी। त्वचा को मांस नहीं समझना है। ठीक है, त्वचा एक क्या है कि ज्ञान इंद्रियां भी कहलाती है, और मांस तो एक प्रकार से टिश्यू है ना। तो ये उत्तक है, मांस क्या उत्तक है, जबकि त्वचा जो है इस प्रकार से, त्वचा को इसमें हम नहीं लेंगे, त्वचा अलग चीज़ है। ठीक है, तो त्वचा के बारे में अलग से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मांस का ही उपधातु कहलाता है वसा और त्वचा, है ना, ये तो मैंने आपको बताया है। हाँ जी, तो इसलिए क्या है कि उपधातु है ये, मांस का क्या कहलाया, उपधातु जी। ठीक है, तो ये है। और ये जो मांस धातु जो है आगे जो है मांस अग्नि की क्रिया होती है, तो क्या है कि मेद निर्माण अंश भी तैयार करता है इस प्रकार से। और भी मांस धातु का और भी बहुत सारे कार्य है, मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करना है। और जो मांस धातु का जो उपधातु है वो त्वचा है ना। तो त्वचा के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, जो भी है त्वचा के बारे में पढ़ेंगे। और मांस धातु का जो है मल जो है कर्ण जीवा नासिका मल है, ये मैंने कल बताया था। और जो उपधातु है त्वचा और वसा, तो मांस से ही अगर त्वचा में कोई विकृति आई है ना, त्वचा देखते होंगे कई बार जो है त्वचा फटती है ना, तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है जी कि आपके मांस धातु में वात का रुक्ष गुण बढ़ गया है, तब आपकी त्वचा फट रही है जी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी का भी कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है। मांस धातु के क्षय, मांस धातु के वृद्धि, मांसाहार पुरुष के लक्षण, ये 3 टॉपिक आज कवर किए। अब कल से पढ़ेंगे मांस धातु की से विकृत से उत्पन्न 15 प्रमुख रोग और उसकी चिकित्सा। ठीक है जी, हाँ जी, कोई प्रश्न है जी तो रख सकते हैं। आचार्य जी ये स्फिग क्या होता है? स्फिग क्या है? सब स्फिग कितने बार हो गया इसका जिक्र? स्फिग मतलब नितंब, बटक। नितंब बटक। हाँ, नितंब हिंदी कहलाया, स्फिग मतलब संस्कृत है ये, और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में आप इसे क्या कह सकते हैं, स्फिग कहा गया है, और बटक आप इंग्लिश में समझ सकते नितंब हैं। तो नितंब हिंदी में नितंब तो नितंब। जांग को बोलते हैं, नितंब तो जांग को बोलते हैं, और बटक कूल्हे होते हैं पीछे का पार्ट, और हाँ, तो नितंब जांग होती है। तो ये तो नहीं, जांग नितंब को जांग नहीं कहते हैं। चलिए, बटक आप समझ लिए ना, हाँ ठीक है। हाँ बटक तो समझ में आ गया हाँ, मेरे। तो उसी को स्फिग चूतर कहा जिसको गया। बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और नितंब हम्म। नितंब उसी को कहते हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, नितंब मतलब बटक ही होता है। ठीक है जी, और भी कोई प्रश्न है जी? चलिए बस इतना ही शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभरात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।